नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन सिंह को गुरुवार सुबह बिहार की सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में जेल नियमों में संशोधन के बाद आनंद मोहन सहित 27 दोषियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। आनंद मोहन 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, लेकिन अब इनकी रिहाई पर हंगामा खड़ा हो गया। आरोप लग रहा है कि कानून को कैद कर आनंद मोहन की रिहाई की गई। डीएम कृष्णैया की पत्नी का सवाल है कि जब कानून के तहत आनंद मोहन जेल में गए थे तो फिर कानून के तहत बाहर कैसे हो गए। साफ है, पॉलिटिकल वजहों से उनकी रिहाई हुई। परिजनों की अपील है कि सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उधर सियासी सुविधा के मुताबिक राजनीतिक दल इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। खबर देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस बार का निकाय चुनाव कई मायनों में अलग दिखाई दे रहा है। जहां मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने महापौर के 17 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सभी सियासी कयासों को दरकिनार करते हुए 350 से भी अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारकर विपक्ष को चौंका दिया है। जिस बीजेपी को विपक्ष एंटी मुस्लिम पार्टी के तौर पर पेश करता रहा है, उसने इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर विपक्षी दलों की राजनीति को बिगाड़ने की मुकम्मल तैयारी की है। क्षेत्रवार देखें तो पश्चिम की 18 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। इसी तरह ब्रज क्षेत्र में 8, अवध में 6, गोरखपुर क्षेत्र में 2 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया गया है। सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ, वाराणसी सहित कई जिलों में सभासद और पार्षदों के टिकट भी मुस्लिमों को बीजेपी ने दिए हैं। देखिए, आम मुस्लिमों में और भाजपा में कहीं कोई दूरी नहीं है। ये केवल विपक्ष के द्वारा फैलाया गया एक भ्रम है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा तो जेल मैनुअल्स में बदलाव किए गए, इस तरह की भी खबरें सामने आई। और यहां पर जो आरोप लगे हुए हैं, सबसे खास बात यह है कि अब सियासत जो है इसमें गरमाने लगी है। अब बिहार में किस तरह की चीजें होंगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि जो गठबंधन के दल हैं उनमें ही कहीं ना कहीं ये आवाज उठने लगी है कि ये ठीक नहीं है, और अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर हमारे जो भी कुछ लोग बंद हैं उनकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो महागठबंधन में जो शामिल वाम दल अरवल के भदासी कांड के टांडा बंदियों की रिहाई की भी अब मांग करने लगे हैं, और महागठबंधन में तकरार देखने को मिलने लगी है। सीपीआईएम के विधायक सत्येंद्र यादव ने तो नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा तक खोल दिया है। यादव कह रहे हैं कि सामंती मानसिकता वाला है ये काम। आनंद मोहन को रिहा करने से महागठबंधन का जो वोट बैंक है वो बढ़ने वाला नहीं है, वो उस पर पड़ेगा नहीं। लोगों में नाराजगी है। अब कैसे ये सारी चीजें सामान्य होंगी, क्योंकि इस तरह की भी प्रतिक्रिया आने लगी हैं कि ये जो फैसला है ये ठीक नहीं है। ऐलान भी कर दिया गया है कि अगर टाडा और शराबबंदी कानून के तहत जो लोग जेल में बंद किए गए हैं उन लोगों की भी रिहाई की जानी चाहिए। सड़क पर नहीं तो आंदोलन होगा। हालांकि इस मामले पर अभी जेडीयू ने चुप्पी साध रखी है। भाकपा माले की मांग पर जेडीयू ने चुप्पी साध ली है, लेकिन आरजेडी ये कह रही है कि सहयोगी दल की मांग पर विचार किया जाएगा। कानून के मुताबिक जिसे भी रिहाई की जरूरत होगी सरकार उस पर फैसला लेगी। सब कुछ नियमों के मुताबिक होगा। तो ये किस तरह का इशारा है आरजेडी का? क्या ये मान लिया जाए कि वो इस बात के संकेत दे रही है कि अगर आपके कुछ लोग इस तरह से बंद हैं तो उस पर अगर कानूनी प्रक्रिया सही होती है तो विचार किया जाएगा? ये सारी बातें सामने आ रही। तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जगदानंद सिंह ने आनंद मोहन की रिहाई पर उठ रहे सवाल को लेकर कहा कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ है, आगे भी नियमों के मुताबिक सरकार रिहाई पर फैसला लेगी। हालांकि बीजेपी इस मामले को लेकर जोर शोर से आवाज जरूर उठा रही है, लेकिन सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि वहां पर जो आपस में है एकता का जो है वो अभाव नजर आ रहा है, और विरोध में सवाल भले ही खड़े हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी दो भागों में बटी नजर आ रही है। बीजेपी के कुछ नेता जो हैं वो आनंद मोहन का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ विरोध में भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब इसके आगे की जो प्रक्रिया क्या होगी, इसके कानूनी पहलुओं को भी समझा जाना चाहिए कि एक व्यक्ति जो है इस तरह से सजा काट रहा है और उसके बाद ये सारा मामला सामने आता है, जिस पर अब सियासी हंगामा
होना शुरू हो गया है। एक और बात जो सामने आ रही है कि आनंद मोहन को लालू प्रसाद यादव ने फंसाने का काम किया। ये भी कहा गया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। एफआईआर फाड़कर फिर आनंद मोहन पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। सम्राट चौधरी जो हैं उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया, नीतीश कुमार मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हैं, ये कहना है सम्राट चौधरी का। तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह का जो मामला बन रहा है, इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कानूनी पहलुओं को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मामले सामने आ रहे हैं इसके मायने क्या निकाले जाएं। क्या कानून को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है? सियासी फायदे के लिए इस तरह से कानून की कमजोर कड़ी को तलाशा जा रहा है जिससे सियासी फायदा दिया जा सके। लेकिन बाकी केसेस में इन पर क्या असर पड़ता है, ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। वैभव अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजाद गांधी, प्रदेश महासचिव बिहार आरजेडी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवक्ता जेडीयू प्रोफेसर के त्रिपाठी हमारे साथ हैं। और संजय बंसल, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और जहां तक सवाल है रिहाई का, उसको लेकर हम समझते हैं। के त्रिपाठी जी, कानून को ताक पर रखकर या कानून की कमजोर कड़ी देखकर सियासी फायदा पहुंचाने की कोशिश माना जा रहा है, इसको क्या कहेंगे इस पर? रवीन जी, ये कानून का जो मामला है वो कानून के तहत ही हुआ। जो फैसला हुआ है, देखिए बैक कर रहा है, जरा ठीक कर रहा है। आवाज जो आपकी मेरी बैक आ रही, स्पीकर शायद आपने ऑन किया होगा इसलिए बैक मिल रही होगी आप। हाँ, बैक मिल रहा। स्पीकर बंद कर दीजिए जी। तो ऐसा है जो व्यवस्था, नहीं आवाज आ रही सर? कोई नहीं, आप बोलिए, हम तक पहुंच रही आवाज, आप बोलिए। अच्छा, आवाज बोलिए। जी जी। तो देखिए संविधानिक जो व्यवस्था है, हिंदुस्तान की राजनीति की जो चलाने वाला जो संविधान है, जो बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान के तहत माननीय नीतीश कुमार ने फैसला लिया है, वो कानून सम्मत। ये सरकार को जो, क्योंकि सरकार है वो उसको उसका ये होता है कि एक मैनुअल है, उसको समय समय पर उसको उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है और उसके तहत ही उन्होंने मॉडिफाई किया है। और इसमें एक सवाल और रवीन, जो आम और खास का अंतर था उसको अंतर खत्म किया माननीय नीतीश कुमार। नीतीश कुमार किसी को ना तो फंसाते हैं, तो ये सवाल जो है जो विपक्ष के लोग उठा रहे हैं गलत उठा रहे हैं। अब आप देखिए जो गुजरात में हुआ है, बानों वाले केस, तमाम लोगों को छोड़ दिया, उसमें सवाल किसी ने नहीं किया। तो ये जो सवाल जो उठाया जा रहा है, अगर कहीं से कमजोर कड़ी आपको मिल गई, उन्होंने सियासी फायदा पहुंचा दिया, तो फिर उस पर उसी डरे पर बाकी लोग भी चलने लगेंगे। देखिए ये मैं नहीं कहता हूं, ये क्योंकि जो सरकार को सम्मत वो पावर है जो दिया है लोकतंत्र में, उसके तहत कार्रवाई की गई और इसके तहत जो भी जो लोग मांग कर रहे हैं, अगर उनकी मांग जायज होगी तो नीतीश कुमार करेंगे। ठीक है। आजाद गांधी जी, सही मानते हैं इस फैसले को? उसके बाद जब आपके साथ जो गठबंधन में दल है वो इस बात की मांग करने लगे हैं कि भाई और जो लोग टाडा में बंद हैं, जिन हमारे कुछ लोग हैं जिन पर आरोप लगे हुए हैं, उनको भी रिहा करना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं कानून के तहत अगर ऐसा होता है तो फिर उस पर गौर किया जाएगा। जब इस तरह की चीजें सामने आने लगेंगी तो लगता नहीं कि सियासी फायदे के लिए फिर तो कुछ भी किया जा सकता है, कोई कहीं भी पहुंच सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। देखिए, मैं इस मुद्दे बताना चाहता हूँ आपको, ये जो कानून जो है नीतीश कुमार जी 2012 में लाए थे, ये कानून में अमेंडमेंट हुआ था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी बड़े पदाधिकारी की हत्या की जाती है तो आजीवन जो कारावास व्यक्ति हैं वो जेल से नहीं निकल सकते। ठीक है, ये अमेंडमेंट हुआ था कानून में। फिर कानून में 2023 में अमेंडमेंट हुआ कि नहीं, अगर इन लोगों का कार्यकाल जेल का काल होता है, जो जेल जीवन काल होता है, अगर उनकी गतिविधि अच्छी रही हो
और देश में दंगा फसाद फैलाने में उसकी भूमिका नहीं हो, जेल में रह करके 120 दफा का पालन, तो जैसे षड्यंत्र रचना किसी तरह का उसको 120 करते हैं, तो ऐसे चीजों में अगर उसकी संलिप्तता नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को जो है जेल से रिहा किया जा सकता है। तो यहाँ पर आजाद जी एक नियम ये भी कहता है ना कि ऐसे शख्स को प्री मैच्योर रिलीज नहीं किया जा सकता है, फिर भी ऐसा हुआ क्योंकि क्लॉज ही खत्म कर दिया गया। अब जब आप क्लॉज हटा लेंगे तो फिर बचेगा क्या वहां पर? देखिए, हम लोग जो भी जितना भी कदम उठाया जा रहा है, राज्य सरकार कदम उठाई है, नियम के अनुकूल उठाई है, और हम लोग यह भी मॉनिटरिंग भविष्य में यह भी कर रहे हैं। आनंद मोहन जी के साथ 26 और जो एक्यूज्ड थे, जो जेल में सजा काटते थे, उनकी तमाम कई लोगों की गतिविधि का रिपोर्ट मांगा गया था जी। और रिपोर्ट जो है 27 लोगों का सही पाया गया, और जिसका रिपोर्ट सही पाया गया, आप तो जानते हैं कि जेल का एक अलग नियम होता है, जेल मैनुअल एक्ट इसको कहते हैं, और कारा अधीक्षक का काफी पावर होता है इसमें, ठीक है, कि हर कैदियों पर निगरानी रखना, उसके गतिविधियों का मॉनिटरिंग करना, ये कारा अधीक्षक जो है मंथली रिपोर्ट राज्य सरकार को, हर ये पूरे देश की बात है, ये नहीं कि बिहार की बात। मतलब आपके मुताबिक जो भी काम हुआ है पूरा ध्यान रखा गया कानून का, और सही है ये, हर बिंदु पर ध्यान रखा गया है, और हमने हमारी सरकार ने नियम एवं नीति के तहत यह फैसला लिया है। हम लोग वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। आप देखिए न, भारतीय जनता पार्टी का साफ स्टैंड नहीं है, हमारा तो साफ स्टैंड है। हम नहीं किसी को दबाव डाल रहे हैं कि आप राष्ट्रीय जनता दल में आ जाइए या नीतीश कुमार जी। नहीं, उससे उन चीजों से इसका क्या लेना देना है? अगर आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं तो वो अभी हम इसी बात को तो समझने के लिए आज हम इस पैनल में बैठे हुए हैं, सारे लोग चर्चा करने के लिए। वैभव जी, बातों से सहमत? सारी प्रक्रिया कानून के तहत हुई है, आपत्ति नहीं होनी चाहिए बीजेपी को? बेवजह प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? सब नमस्कार। और ऐसा है कि भाजपा तो बेवजह चिल्लाती रहती है, किसी को क्या फर्क पड़ता है, वो सत्तारूढ़ पार्टी है। आरजेडी में तो कभी कोई स्कैम नहीं हुए हैं और सब एकदम तंदुरुस्त है उनकी राजनीति में। जेडीयू में कभी कोई स्कैम नहीं हुए। नहीं, स्कैम दूसरी बात है, अभी तो बात चल रही जो कानूनी प्रक्रिया उस पर, वो उससे कितना सहमत है आप जो कुछ हुआ? भाई मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ कि वो आरजेडी और जेडीयू दूध के धुली राजनीतिक दल हैं। भाजपा बिल्कुल गलत पार्टी है जो प्रोटेस्ट करती रहती है, जनता का समय खराब करती है। प्रॉब्लम ये है, अब क्या है कि दोनों राजनीतिक दलों ने मिलके साठगांठ करके कानून को अपने घर की चद्दर बना लिया और उसको अपने हिसाब से मोड़ के उसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। जो प्रक्रिया ली वो दबाव से करने वाली प्रक्रिया हो गई। अब ये तो इन्होंने किया बिहार में। जब केंद्र सरकार संसद में कोई रूल बनाती है, कोई लॉ लेके आती है, कोई कानून बनाती है, तो फिर उस पर क्यों चिल्लाते हैं कि केंद्र सरकार से बात नहीं कर रही, जेपीसी नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, फला टीम का। भाई सत्तारूढ़ पार्टी का अधिकार है ना, तो कोई भी कार्य दबाव के बदले चुनाव से करना इसका अधिकार होना चाहिए। ठीक है। लेकिन यदि ये चुनाव से न करके और ये कहते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर क्षेत्र का अधिकार है, हमारा है, हमने करके उनको रिहा कर दिया। अब एक्चुअली क्या हुआ कि 27 लोग तो रिहा हो ही गए हैं, लेकिन अभी 18 या 20 अर्जियां और आई है पिछले 2-3 दिन में, है ना, और सारे हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं जो मल्टीपल ट्रायल्स के बाद सजा याफ्ता है। आप सोच के देखो क्या होगा जब आप इनको वापस पब्लिक में रिलीज कर दोगे। वो तो कहते हैं ना कि भगवान देता ही नहीं है, थप्पड़ मार के देता है ना, सब लोग बाहर आ जाएंगे। तो जनता क्या है ना, माफ नहीं करेगी इनकी सरकारों को। और ऐसा है कि अभी जब भी इलेक्शन होंगे अगले, महागठबंधन हो जाए या गठबंधन हो जाए या कोई और बंधन हो जाए, रक्षाबंधन हो जाए, है ना, रक्षाबंधन जैसा पवित्र मैं इनके लिए नहीं यूज कर सकता बंधन शब्द, लेकिन कोई और बंधन हो जाए तो जनता माफ नहीं करेगी। और यदि जनता और बिल्किस बानो केस में जो हुआ उसमें जनता माफ कर देगी? नहीं, तो सत्तारूढ़ पार्टी के अधीन था, वो कर दिया, फिर क्या दिक्कत है?
मतलब आपने किया, उन्होंने किया, आप सब एक ही पायदान पर खड़े हो गए आकर। रविंद्र भाई, हमारी और आपकी इस बारे पे डिबेट हुई थी। हाँ। और हमने केवल ये बोला था कि बिल्किस बानो के केस में जो हुआ वो सब्जेक्टिव है, वो सही हुआ या गलत हुआ। हाँ, उनको हार पहनाया गया, वो सही था। मैं और आप तय नहीं हार पहनाया गया। मेरे को आपकी टाई नहीं अच्छी लग रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसको बुरा मान के बैठ जाऊं और डिबेट से उठ के चला जाऊं। नहीं तो उनको जो हार पहनाए गए वो आपको अच्छे लग रहे थे। नहीं, कंठ लंगोट अच्छा है या नहीं है वो तो मैं थोड़ी डिसाइड करूंगा भाई साहब। ठीक है, वो पहनने वाले ठीक है। चलिए हम कानूनी पहलू भी समझ लेते हैं। आप लोग जो बात कर रहे हैं, चूंकि सत्ता पक्ष जो है वो सियासत करता है, अपनी अपनी बात आपने अपनी अपनी तरह से रखी, कानूनी प्रक्रिया भी हम समझ लेते हैं। इसीलिए संजय जी को आज हमने इनवाइट किया और उनसे हम समझ सकेंगे कि असल में कानून कहता क्या है। संजय बंसल जी, आपने सारी चीज़ों को सबको ही सुना, लेकिन असल में हम जानना चाहेंगे कि जब इस तरह की कानून के परिवर्तन की बात आती है, जिसमें कह रहे हैं कि ये क्लॉज ही हटा दिया गया जो था वहाँ पर, ये जो रेमिनेशन पॉलिसी है कैसे तय की जाती है? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रेमिशन पॉलिसी जो है बेसिकली क्या है। रेमिशन पॉलिसी बेसिकली 3 किस्म की रेमिशन पॉलिसी हर स्टेट की होती है जी। और हर किसी कैदी को जिसको की सजा दी जाती है कानून में वो रेमिशन मिलती है। ठीक है। इस पॉलिसी के तहत हर सरकार में, हर राज्य में वो रेमिशन अलग अलग किस्म की होती है। कुछ ऑर्डिनरी, कुछ स्पेशल रेमिशन होती है और कुछ सरकार के द्वारा दी गई रेमिशन। तो उसमें वो हर सरकार की अपनी अपनी पॉलिसी है, हर स्टेट में बहुत सालों की पॉलिसी हुई। क्योंकि हम वो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, जो आज का विषय है उस पर अपने आप को केंद्रित रखूंगा। यहाँ पर एक सजा याफ्ता मर्डर के एक जो कॉन्विक्ट थे, जो हत्या के जो दोषी जो थे, उनकी सजा की रेमिशन की बात है। और उसका पैरेलल जो है, जो बिल्किस बानो के रेप, मर्डर और गैंग रेप और मास मर्डर और रॉय सिंह के जो एक्यूज थे, उनके साथ जो उनकी रेमिशन की गई गुजरात सरकार के द्वारा, उसके साथ एक कंपैरिजन की बात, जहां तक मोटा मोटी मैं पूरी डिबेट समझ चुका हूँ। जैसे कि आरजेडी और बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ताओं ने बोला, उससे मुझे जो समझ में आया मैं उस तक अपने को फोकस रखूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्पेशल रेमिशन इस किस्म के केसेस में है, उसमें हर स्टेट की अपनी अपनी गाइडलाइंस हैं जिसको वो फॉलो करती है। तो ये बात तो सच है जो कि आरजेडी के प्रवक्ता ने कही कि उन्होंने कानून के हिसाब से जो उनकी पावर थी उसको एक्सरसाइज किया और उसके हिसाब से रेमिशन कर दिया। तो मैं एक्चुअली बिहार के उस रेमिशन पॉलिसी को मैंने देखा है। उस रेमिशन पॉलिसी में 2012 में वो बता रहे थे कि वो एक क्लॉज जो है, जो वहाँ उनकी जेल मैनुअल का है, रेमिशन पॉलिसी जेल मैनुअल का जो क्लॉज 481, जो कि एक्चुअली डिस्प्यूट में है, 481(1) और A जी 481(1)A, जिसमें कि जो उम्र कैद की सजा पाए हुए व्यक्तियों को रेमिशन का अधिकार है किस सिचुएशन में। ठीक है। तो जो एक कॉमन हमारे यहाँ परसेप्शन था कि उम्र कैद का मतलब है 14 साल। ठीक है जी। उसके ऊपर भी बहुत सारी जजमेंट्स एंड डिबेट्स है कि उम्र कैद का मतलब उम्र कैद होता है, उम्र कैद का मतलब 14 साल नहीं होता। ठीक है। वो 14 साल का परसेप्शन इसलिए था कि 14 साल के बाद अपराधी जो अपराधी था उसको 14 साल के बाद रेमिशन मिल जाती थी, अगर अच्छा व्यवहार रहता था तो उसके बाद वो जेल से छूट जाता था, तो इसलिए वो 14 साल के कंसेप्ट बन गया। तो ये जो 481 बिहार का जो है, बिहार मैनुअल का, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी है जो 14 साल के बाद रेमिशन के लिए एंटाइटल होते हैं। ठीक है। उसमें उन्होंने एक्सेप्शन लगाया था सब क्लॉज ए में, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ कैटेगरी जो है जिसमें कि जैसे कि मर्डर के, डॉवरी के मर्डर के हैं, चाइल्ड 14 साल से बच्चे, कम उम्र के बच्चे की मर्डर के अपराधी हैं, या उसी में ही इंक्लूडेड था कि पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी का अगर किसी ने मर्डर किया है तो वो 14 साल के बाद रेमिशन के लिए एंटाइटल नहीं होगा। तो जैसा कि आरजेडी के प्रवक्ता बता रहे थे कि वो 2012 में अमेंडमेंट करके नीतीश जी के सरकार की लेके आई थी और 2023 में उन्होंने उस पर्टिकुलर वर्ड को ड्रॉप कर दिया, सिर्फ उस शब्द को, जो पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी वाला जो। तो यही थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्या इसको ड्रॉप किया जा सकता है? अगर किया जाता है तो किस आधार पर किया जाता है?
क्योंकि कमेटी के गठन की बात आती है तो कमेटी में तो ज्यादातर मेंबर्स सरकार के ही होते हैं। ऐसे में क्या ये न्यायप्रिय होगा या लोगों को सुकून दे पाएगा कि भाई इस तरह का अगर क्लॉज होता है तो फिर अपराधी तो मुक्ति हो जाएगा? जी देखिए, कानून क्या कहता है? सीधा जवाब ये है, जैसे मैंने अभी भी बताया, 2012 में एक अधिसूचना के जरिए उस शब्द को इस मैनुअल कोड में, इस जेल कोड में डाला गया था सरकार के द्वारा। तो एक वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी जो है उस अधिसूचना जारी कर देता है, नोटिफिकेशन हो जाती है और पार्ट बन जाता है वो उसका, क्योंकि वो स्टेट का सब्जेक्ट है। और ऐसे ही उसी तरीके की अधिसूचना, उसको शब्द को उन्होंने हटा दिया, ड्रॉप कर दिया। अब दूसरा पार्ट आपने कहा कि जो बोर्ड होता है, वो बोर्ड एक्चुअली ये तो पहली तो पात्रता की बात हो गई, ये तो पात्रता को लेके हम डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरा सब्जेक्ट है कि वो जो पात्र बन गए, आप एंटाइटल बन गए रेमिशन के, तो आपने अप्लाई किया, अप्लाई तो बहुत से लोग करते हैं, फिर वो रिव्यू होता है, वो रिव्यू बोर्ड होता है जो कि ये सब चीजें देखता है कि क्या आपने पात्रता तो देखेगा ही देखेगा, उसके अलावा इस बात को भी एग्जामिन करते हैं कि आपका कंडक्ट क्या रहा है और आपने जो है आपका चाल चलन कैसा रहा है। आप सबसे जो बेसिक फंडामेंटल है, जो हमारे यहाँ जेल है, वो जेल बेसिकली सुधार गृह कहा जाता है, उसको सुधार करने के लिए भेजा जाता है। हिंदुस्तान में वैसे वहां से क्रिमिनल बन के निकलते हैं लोग, लेकिन जो दुनिया में कंसेप्ट है सजा का, जेल भेजने का, वो है सुधार गृह, ठीक है, रिफॉर्म करने के लिए। तो रिफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ, ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो चेक किया जाता है जेल में। अब लास्ट में आ जाते हैं कि भाई उनको अधिकार है कि नहीं ये इस किस्म की सजा को माफ करने का, तो वो उन्होंने रिव्यू किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेशन, जैसे वो बता रहे हैं कि बहुत सारी आई, उसमें से कुछ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उनको दे दिया गया। और यही स्टैंड जो है गुजरात सरकार का सुप्रीम कोर्ट में आज तक है जी के थे उनका, वो तो संस्कारी थे और वो संस्कारी लोग थे, उन्होंने जो है किया था, कभी किया था, तो अब तो 14 साल हो गए, तो अब किस बात की जो है दिक्कत है, उनको छोड़ देना चाहिए। ऐसे आनंद मोहन जी का तो जब अगर वो सही है तो ये सही है, अगर वो गलत है तो ये भी गलत है, मेरा कहना। ठीक है आजाद गांधी जी, ये सारी चीजें तो हो रही, लेकिन अब तो आपका जो गठबंधन है उसमें ही विरोध शुरू हो गया है। अब इस विरोध को कैसे दबाएंगे? वो कह रहे हैं कि अगर आपने इस तरह का काम किया तो जो कुछ और नेता बंद हैं या कुछ और लोग बंद हैं, उनको भी छोड़ दिया जाना चाहिए। सत्येंद्र यादव ने तो नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा तक खोल दिया है। कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रबंधन के जो घटक दल हमारे हैं, जैसे माले है, सीपीआई है, फ्रंट एंड पार्टी जो है, उनका कहना है, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे भी बहुत से बंदी जो है सुधार गृह में बंद है। हाँ, यानी आपने उनके लिए रास्ता खोल दिया है। प्रवक्ता ने सही बात बताया। एक बात बड़ी अच्छी लगी उनकी बात कि कोई भी जो जेल है उसको सेकंड दर्जा सुधार गृह कहा जाता है, वहाँ मनुष्य को सुधरने का, कैदी को सुधरने का मौका मिलता है। तो हमारे जो फ्रंट का जो पार्टियां हैं, उनका कहना है कि हमारे भी बहुत से लोग बंद है। नहीं, हमारा तो सवाल यह है कि आपने एक काम ठीक करने के लिए, एक व्यक्ति को रिहा करवाने के लिए बाकी लोगों के लिए, बाकी अपराधियों के लिए रास्ता खोल दिया ना। देखिए, हम अपराधी के लिए हमने रास्ता नहीं खोला, तो दबाव की तो यही प्रक्रिया है। हमने रास्ता ये खोला कि अगर कोई बेवजह कैदी बंद है जेल में, उसको भी अधिकार है बाहर में जीने का। अगर उस कैदी जिसके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो उसको बेवजह कैसे कहा जा सकता है? भारत का कानून हटा देते हैं अपन, इनका बस चलता, लालू प्रसाद यादव पे भी केसेस बंद करवा देते, वो तो केंद्र के अधीन में है, इसलिए कानून बदलाव नहीं कर पाए, है ना। तेजस्वी यादव अभी सीबीआई की इंक्वायरी में, ईडी की इंक्वायरी में, इनका भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूँ, कानून कौन नहीं, ये जो मामला दर्ज कराया था आनंद सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को फंसाने का काम किसने किया था? किसने एफआईआर की कॉपी फाड़ कर दोबारा से एफआईआर दर्ज करवाई थी आनंद मोहन के खिलाफ? देखिए, लालू प्रसाद यादव न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। लालू प्रसाद नीतिगत नेता जिसको कहा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोलेंगे, इनका तो दोहरा चरित्र हमेशा नजर आ रहा। जनता इस बात को समझ रही, इन्हीं का जो है नेता, आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनसे एक बात पूछिए न कि रात में तारकेश्वर प्रसाद पूर्व डिप्टी सीएम आनंद मोहन से क्या कहने के लिए गए थे? वैभव जी जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम करें तो टू गुड, आप करें तो टू बैड।
सियासत के लिए कानून को ताक पर रख दीजिए, आप करें। हाँ, इस बार दोबारा खड़े करेंगे इनको। त्रिपाठी जी बताएंगे, त्रिपाठी जी तो अजय जी से भी ज्यादा उम्र में है। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी दोहरे मापदंड अपनाती है। नहीं, कोई बात नहीं, क्या हो गया, वो दोहरे मापदंड आजाद जी को कहने का है जी। एक तो उनका नाम पहले आजाद, फिर वो आरजेडी के प्रवक्ता और गांधी नाम लगा रखा। मतलब मैं राजनीति में अगर इन सब मायनों का मतलब निकालूं तो फिर क्या मतलब निकलेगा? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये पर्सनल अटैक नहीं है, मैं केवल ये बात कह रहा हूँ कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं इस पूरे मतलब का मतलब निकालूं तो उनकी बात तो सुनने लायक ही नहीं है। हाँ, लेकिन सियासत में यह है कि कानून की कमजोर कड़ी देखकर उसके लूपहोल्स तलाश के अपना उल्लू सीधा किया जाए। करेक्ट, यही तो वो कर रहे हैं। तो ये आपने नहीं किया। अभी यही बात तो हमने बंसल जी से पूछी, कुछ करते ही नहीं है। वो तो दोनों केस के बारे में कह रहे थे। सेवा करते हैं हम तो, कभी हमारा कभी भी कोई व्यक्तित्व आप ढूंढ के निकाल ले। जब हमने कहा हो तो क्या हो गया, जैसे अभी अजय जी ने बोला क्या हो गया भाई, कोई मुश्किल है तो उसको बाहर भी जीने का अधिकार है, चाहे वो छोटे बच्चे का रेप करके आया हो, चाहे वो किसी महिला का रेप करके आया हो। तो आप ये बताइए, आप देखिए, नहीं, लेकिन वैभव जी एक ताजा मामला याद दिला दे रहे हैं ना आपको। वैभव जी ताजा मामला याद दिला दे रहे हैं ना आपको। सीएम की गाड़ी को पचहत्तर तो भाड़े से मार के किया था। हाँ ठीक है, एक और मामला हम आपको याद दिला दे रहे हैं वैभव जी। वैभव जी एक मामला ताजा याद दिला दें आपको। ब्रजभूषण शरण सिंह का जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुई, नहीं हो गई ना, अब हुई ना जाके जब कोर्ट ने संज्ञान लिया। नहीं तो पहले क्यों नहीं गए कोर्ट में? अगर इसके पीछे राजनीतिक साजिश नहीं है हाँ, तो कोर्ट में पहले क्यों नहीं गए? नहीं तो बाकी लोगों के यही तो दोहरे मापदंड की बात कर रहे हैं ना आजाद गांधी जी। नाटक लगा रखा है, कानून नहीं है। यही दोहरे मापदंड की बात कर रहे हैं ना। मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं, कानून नहीं है क्या देश में? तो सारे काम का नहीं, सारे काम न्यायालय करेगा। सत्ताधारी दल जो है वो कानून का उल्लंघन करेंगे या कहीं पर कानून गड़बड़ हो रहा होगा, चुप्पी साध के बैठ जाएंगे। देश में क्या कानून नहीं है? नहीं, देश में सारा काम कानून करेगा। आप कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे, सत्ताधारी दल कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक विशेष सत्र नहीं बुलाना चाहिए था। अगर वैभव जी, मैं सवाल दूसरा पूछ रहा हूं। कानून है, लूपहोल्स तलाश कर कानून का उल्लंघन कौन करवाता है? नहीं, किसने कहा लूपहोल्स? किसने रास्ते ढूंढा? किसने क्लॉजेस को हटाया? किसने कमेटी का गठन किया? बाबू की सरकार है भाई साहब। तो बिल्किस बानो मामले में क्या हुआ? बिल्किस बानो मामले में क्या हुआ? बिल्किस बानो मामले में भाई साहब वो कोर्ट प्रोसीडिंग है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मेरे को पूरी उसकी 600 पेज की उसका ऑर्डर है कोर्ट का, वो पढ़ना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, चारों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर वैभव अग्रवाल जी को कहीं जाना था, वो गए हैं, उनकी जगह मनोज पंडित जी ने ली है। मनोज जी, आपका स्वागत करते हैं। लेकिन संजय जी, आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि कमेटी की जब हम बात करते हैं, कमेटी का गठन होता है, तो थोड़ा सा आपसे कानूनी पहलू समझना चाहेंगे कि कमेटी में ज्यादातर मेंबर जो है सरकार के हैं, तो क्या निष्पक्षता की जांच की जो बात कही जाती है, कितनी उम्मीद निष्पक्षता की रहती है यहाँ पर? देखिए, जो स्टेट रिमिशन बोर्ड होते हैं उसमें जो है एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि कुछ सरकारी अफसर, जिसमें कि ज्यादातर जो है जेल सुपरिटेंडेंट जैसे कुछ ऑफिसर्स, कुछ सोशल एक्टिविस्ट और कुछ समाज से जुड़े हुए लोग और कुछ पॉलिटिकल गवर्नमेंट के द्वारा रेफर किए हुए लोग रहते हैं जी। तो एक बेसिकली कॉम्पोजिट साइट उसका जो है नोमेनक्लेचर होता है बोर्ड का, ताकि हर पॉइंट ऑफ व्यू को उसमें कंसिडर किया जा सके। और उससे पहले एक प्रक्रिया ऐसी है पूरी, क्योंकि सबसे पहली एप्लीकेशन जो कॉन्विक्ट है वो जेल सुपरिटेंडेंट को देता है। तो सबसे पहली रिपोर्ट तो जेल सुपरिटेंडेंट साहब को लगानी पड़ती है, जिनके अंडर वो सजा काट रहा है कॉन्विक्ट। तो बेसिकली उसमें उनकी रिपोर्ट जो है पूरी तैयार होती है कि किस किस्म का कंडक्ट रहा है, उसने कोई जेल में कोई बदमाशी तो नहीं की, कुछ अपराध तो नहीं किया, किसी संगठित अपराध का जो है वो पार्ट रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीजें होती है। वो रिपोर्ट के साथ जो है वो डायरेक्टर जनरल को भेजता है और फिर आगे इस किस्म से लंबा प्रोसेस है, और लंबे प्रोसेस के बाद वो जो है स्टेट रिमिशन बोर्ड के पास जाती है। तो स्टेट रिमिशन बोर्ड में देखिए, ये कुछ पॉलिटिकल टोन के जो केसेस है, इसमें इस किस्म का जब एक्शन सरकार के द्वारा लिया जाता है, उन्हीं केसेस में सवाल उठता है। देखिए, मैंने आज तक जो है सिर्फ इन 2 डिबेट्स के अलावा या 1-2 और डिबेट्स के अलावा कभी रिमिशन के ऊपर
इतनी डिबेट नहीं सुनी। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोर और लेस जो इस किस्म के बोर्ड हैं वो ठीक से अपना काम करते हैं। दिक्कत वहीं आती है जब इस किस्म के पॉलिटिकल टैक्स एंड टेनर के केसेस में कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें वो फैसला जो है सही है कि नहीं है, इसकी जानकारी और इसकी दुरुस्तता के ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन पब्लिक स्पेस में होती है, जो कि होनी भी चाहिए। सरकार के हर फैसले के ऊपर, इस खास तौर पे इस किस्म के अपराध में जहां पर अपराधियों ने सीरियस क्राइम किए हों, उनके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए मैं उस मुद्दे को तो सुना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मोरलेस इसमें एक जिक्र जो चूंकि बिल्किस बानो केस का बार बार आता है, तो अगर हम ये थोड़ा आपसे समझना चाहें कि इसकी तुलना अगर उधर की जाए तो हम ये पाते हैं कि पूर्व रिहाई के तर्क वहां भी मजबूत नहीं है, यहाँ तक कि गुजरात सरकार ने दस्तावेज कोर्ट में देने से वो कतरा रही। तो इस मामले में क्या तर्क हो सकता है लोक सेवक की हत्या का क्लास हटाने का? जी देखिए, इसमें मैं फिर से वही कहूंगा कि पात्रता का जहां तक सवाल है, पात्रता को नियत करने का, उसको तय करने का अधिकार सरकार के पास है। मैं उस डिबेट में यहाँ पर एंटर नहीं होना चाहूंगा कि वो, क्योंकि वो तो एक लीगल फील्ड हो गया, वो नोटिफिकेशन है, सरकारी नोटिफिकेशन है, इट कैन ऑलवेज बी चैलेंज्ड द कोर्ट। जो कोई भी इंक्लूडिंग द वाइफ ऑफ डिसीज्ड, जो हमारे IAS अफसर जिनकी मर्डर किया था, जिनकी वजह से जल गए, और कोई भी पब्लिक स्पेस आदमी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे उसको चैलेंज कर सकता है, लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसको तोड़ दिया जाए। तो दूसरा पार्ट है कि जो बोर्ड है उसने ठीक से जो है इसको एग्जामिन किया है कि नहीं किया। तो जो बिल्किस बानो के केस में वो मटीरियल जो है उसको चैलेंज किया है खुद जो पीड़िता है, जो कि उस रेप की सर्वाइवर हैं, जो कि एक आई विटनेस है उस केस में, जो कंप्लेनेंट है, उसने खुद ने जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है उस पूरी प्रक्रिया को। और बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार की इतनी ऑडेसिटी है कि वो कोर्ट में कहती है कि हम रेमिशन से रिलेटेड जो डिसीजन लिया गया है उसमें जो नोटिस है, फाइल नोटिस है, इसमें जो डिसीजन की प्रक्रिया में जो भी मटेरियल अवेलेबल था उनके पास था, वो हम जो है कोर्ट के सामने पेश नहीं करेंगे। ये बहुत ही चिंताजनक है और निंदनीय। बिल्कुल। मनोज पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चूंकि वो अभी बीच में है। मनोज जी, सारी प्रक्रिया चल रही है, चूंकि जिस तरह से रिहाई की गई है आनंद मोहन की, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? क्योंकि आप बीच में आए इसलिए आपका एक तर्क लेना जरूरी है। नहीं, इसमें रविंद्र जी आप ये देखिए कि IAS की हत्या हुई, और ये बड़ा दुखद है कि उस वक्त जो है आनंद मोहन जी को दोषी पाया गया, उसमें सारी चीजें हुई, सजा हुई, सब कुछ हुआ, भाई इसमें उम्र कैद हुई, 14 साल में जो है वो कर दिया गया। तो ये स्टेट गवर्नमेंट वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में चीजें खराब कर रहे हैं, जिससे कि गलत मैसेज जा रहा है। तो ये अभी आप देखिए कि साउथ के जो IAS लॉबी है उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि अगर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। तो ये बिहार में ये लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को कि इस पूरी प्रक्रिया के तहत जो अधिकारी जो जॉब करते हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? अगर आप राजनीति के चक्कर में, वोट के चक्कर में आप अधिकारी असुरक्षित महसूस करेगा तो शायद वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएगा, चीजें खराब हो जाए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सारा मामला जो है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया है, इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? ठीक है, तो जाइए ना कोर्ट में, किसने आप कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया है तो आप जवाब दीजिए, तो क्या परेशानी है आप? नहीं तो बीजेपी का इसमें क्या कदम होगा? नहीं, हम लोग प्रोटेस्ट करेगी, घेराव करेगी, क्या करेगी? बिल्कुल IAS लॉबी के साथ खड़े हैं हम लोग। जो वो लोग कहेंगे उसमें हम लोग तैयारी करेंगे, उसके प्रोटेस्ट भी करेंगे, उसके लिए उसका विरोध करेंगे। तो वो इसी तरह का मामला बिल्किस बानो केस से जुड़ा हुआ देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने भी इस तरह की चीजें की हैं, फिर वो भी आपका विरोध करेंगे, तो विरोध खेलेंगे फिर आपस में आप लोग। हमने कहाँ किया बताइए आप? हमने तो कहीं नहीं किया भाई। आप ये बताइए कि ये बिहार एक नया पैरामीटर सेट करना चाहता है। हाँ। तो ये पैरामीटर तो ये इसमें तो हम लोग समर्थन नहीं करेंगे ना उनका, कैसा पैरामीटर सेट किया जाए। कि अगर एक हमारा अधिकारी ब्यूरोक्रेट असुरक्षित महसूस करेगा तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएगा? ठीक है। कहीं ना के त्रिपाठी जी, आपने सुना मनोज पंडित जी को, वो कह रहे हमने तो कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं किया जैसा आप लोगों ने कर दिया। देखिए रविंद्र जी, बिल्किस बानो वाला केस बहुत ही अभी
जल्दी हुआ है। हाँ। और गुजरात सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया है और उस फैसले का जवाब सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे पा रहे। नहीं, मनोज पंडित जी ये कह रहे हैं कि आईएएस लॉबी जो है वो ठीक तरीके से काम कैसे कर पाएगी अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे? भाई देखिए, आपने तो एक अलग ही एग्जाम्पल सेट कर दिया। देखिए ये घटना हुई और 2012 में माननीय नीतीश कुमार ने उसमें परिवर्तन किया था कि जो भी इस तरीके की घटनाएं होंगी सरकारी कर्मचारियों के साथ तो उनको आजीवन कारावास। लेकिन ये सरकार को प्राप्त है, पावर है कि वो उसको समीक्षा समय समय पर करता है। अगर उसका कंडक्ट अच्छा है और उसका व्यवहार अच्छा है और रिपोर्ट अच्छी आती है तो उसको सरकार को कम करने का पावर है। कमेटी है, जैसा कि अभी आपके जो बैठे हुए हैं लीगल के, वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि भाई सरकार को पावर है और उसपे कमेटी बैठती है, उसपे कोई नीतीश कुमार का फैसला थोड़ी हो। वो तो पूरे जितने भी अप्लाई करते हैं लोग, पूरी स्क्रीनिंग की जाती है, बाकायदा उस पर डिबेट होता है, उसके बाद ही उनका जो छोड़ा जाता। तो इसीलिए जो भाकपा माले की जो मांग है उस पर चुप्पी साध ली आप लोगों ने। अगर कानून तर्कसंगत है तो अगर उस पैरामीटर में आते रविंद्र जी, आपके पास ताकत है, आपके पास नीतीश कुमार ने यही किया है कि आम कर रहे हैं। अगर जी मनोज जी बताएं। मैं कहता हूँ माननीय नीतीश कुमार ने के त्रिपाठी जी एक मिनट, के त्रिपाठी, मनोज पंडित कुछ कहना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास एक पावर होती है कि जिनका आचार ठीक होता है वहाँ पे, जिनका व्यवहार ठीक होता है, चीजें ठीक होती हैं, उनको 20 साल की सजा 14 साल में करके निकाल दिया जाए। ठीक है, तो इस ऐसे केस में ही क्यों जो एक्चुअल में जो गरीब टाइप के लोग हैं, जो जिनको उनका भी तो ठीक था ना, उनको क्यों नहीं निकाल रहे हैं आप? ऐसे बाहुबली को जिसने ऐसा काम किया है, भाई 26 लोगों को निकाला गया। तो कहीं ना कहीं आपको एक नजीर पेश करनी चाहिए। आजाद गांधी जी कुछ कहना चाहते हैं। आजाद जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी कह रहे हैं कि जो इस राज्य की गरीब जनता बिना कारण जेलों में बंद है, 14 साल से ऊपर की सजा काट चुके हैं, उनको क्यों नहीं निकाला गया? तो मैं इनको जानकारी दे दूं कि हर प्रत्येक राज्य में राज्य दंडादेश परिहार पार्षद है, कमेटी है। अभी तो आपने हमारे विद्वान साथी अधिवक्ता ने बताया इस बात को कि राज्य दंडादेश परिहार पार्षद का जो मुख्य काम होता है कैदियों को पर मॉनिटरिंग करना। इसकी बैठक 3 महीने पर गृह सचिव की अध्यक्षता में होता है प्रत्येक राज्य में। ये नहीं कि मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। किसी एक व्यक्ति मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे कि हम किसी को 10 साल सजा काट करके रिहा कर दे तो असंभव है। नहीं, उनका मनोज पंडित जी ये कहना चाह रहे थे, मनोज पंडित जी ये कहना चाह रहे थे कि बाकी जो 26 गरीब लोगों को, आजाद गांधी निराश्रित लोगों को जो मुदालय थे, जेल गए, कानून का पालन किया और वो 14 वर्षों से ऊपर की सजा काट लिए, वैसे लोगों का राज्य जो दंडादेश परिहार पार्षद की जो कमेटी है, उस कमेटी में इस प्रस्ताव को लाया गया और कमेटी ने नहीं, उनका सवाल दूसरा है। किया। मनोज पंडित जी का सवाल दूसरा है। वो कह रहे हैं कि आपने सियासी फायदा किसी दबंग आदमी को पहुंचाने के लिए ये निर्णय लिया, तब जाके 26 रिहा हुए। आप पहले उन लोगों की एक लिस्ट बना लेते जो लोग इतने लंबे से लाचार हैं लेकिन बंद हैं इतने सालों से जेल में। ऐसा तो हुआ नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ चले कि भाई हमको अपना सियासी फायदा किसी को पहुंचाना है, इसलिए जरा इन लोगों को भी रिहा कर देते हैं तो हमें डबल फायदा मिल जाएगा। तो वोट बैंक की खातिर कुछ भी किया जाए। राजनीति, बिहार की जो राजनीति है, जो आप समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी कदम उठा सकते हैं, जो बातें हमको नहीं लगता है। ये जनहित के लिए बराबर जो है 2-3 वर्षों से
मैं देख रहा था आनंद मोहन एवं अन्य लोगों के बारे में। आजाद जी, एक व्यक्ति 14 काट चुके हैं। आजाद जी, होनी चाहिए। हम तो उनको दबाव नहीं दे रहे हैं। हम पंडित जी, हम तो दबाव नहीं दे रहे हैं कि आप राष्ट्रीय जनता दल में आ जाइए। हम दबाव नहीं दे रहे हैं कि कांग्रेस में आ जाइए। दबाव आप डाल रहे हैं। नहीं, कांग्रेस में आने जाने का तो सवाल ही नहीं है ना सर। आप रह नहीं रहे हैं। बिहार की जानकारी आपको है नहीं। रात में आपके नेता वहां जाकर के मिलने के लिए वोट बैंक के लिए जा रहे हैं। आपका जनाधार बिहार में नहीं है। नहीं तो इससे जनाधार बढ़ेगा। आपने खो दिया है। ठीक, सियासी सुविधा के मुताबिक राजनीतिक दल की अलग अलग प्रक्रिया इस मुद्दे पर आ रही है। पॉलिटिकल वजह से रिहाई हुई ये कहा जा रहा है। आनंद मोहन जेल गए थे कानून के तहत, फिर कानून के तहत बाहर कैसे आ गए, तमाम इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। अपनी अपनी सफाई भी हो रही है। हम कानूनी पहलुओं को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। चारों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय बंसल जी से हम एक सवाल और लेना चाहेंगे, उसके बाद फिर मनोज जी के पास जाएंगे। संजय जी, इसमें रिहाई की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुबह 4 से 4:30 के बीच रिहा कर दिया गया। इसको थोड़ा समझना चाहेंगे कि रिहाई के लिए भी क्या टाइमिंग होती है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक की ये रिहाई होती है। इस बीच में देखिए, क्योंकि जो कैलकुलेशन ऑफ कन्विक्शन का जो पीरियड है उसका एक हर जेल में सेट प्रोसीजर होता है जी। तो वो जेल बेसिक तो जेल मैनुअल में होता है, लेकिन जेल के सुपरिटेंडेंट को जो है अधिकार रहता है कि वो जो है दाखिला और रिहाई, दाखिला और रिहाई दो शब्द हैं जेल के जी। दाखिला किस समय होगा और रिहाई किस समय होगी, तो वो और उसके बीच में बहुत सारा प्रोसेस होता है। कन्विक्ट को जो है वो या अक्यूज को जो है पेरी करना होता है कोर्ट में, वो पूरा एक प्रोसेस है जेल का जी। तो उसमें जो रिहाई का समय है वो बेसिकली नॉर्मली जो हम यहाँ इधर के साइड दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तरफ देखते हैं वो शाम को होता है, क्योंकि शाम तक जो है जो कोर्ट्स के ऑर्डर है रिलीज के, बेल के या दूसरे तरीके वो सब आ जाते हैं। तो उस सिचुएशन में जो है वो सारे के सारे ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट जो है या तो रात को हो जाते हैं और नहीं तो अगले दिन होते हैं वो जी। यहाँ पर जो मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा है, मैं एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर जेल के प्रोबेबली सहरसा जेल में शायद वो थे या सहरसा जेल में शायद थे वो, तो सहरसा जेल का जेल मैनुअल और क्या कहता है मैं एग्जैक्टली उसको नहीं बता सकता, लेकिन जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है जो किसी न्यूज में, जेल सुपर ने कहा है कि उनके यहाँ जो रिहाई है वो अर्ली मॉर्निंग की जाती है सब कन्विक्ट्स की जो, तो इसलिए मैं उसको इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं मानता। बेसिकली मुद्दा ये है कि जो उनकी रिमिशन हुई है क्या वो सही हुई है कि नहीं। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, छोटी सी बात कह के जी। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जो बात इतनी डिबेट चल रही है कि अमेंडमेंट किया गया जी क्लॉज 481(1)A में, जिसमें कि वो जो पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी के मर्डर का जो एक्यूज था उसको रिमिशन नहीं मिल रही थी, वो मिल गई। उसमें एक क्लैरिफिकेशन मैं ये करना चाहूंगा कि पहले जो है वो 14 साल के बाद उसकी एंटाइटलमेंट नहीं थी, वो 20 साल की बात थी, इतना ही फर्क है। तो बेसिकली 20 साल की सजा के बाद हर किसी को रेमिशन का राइट है, किसी भी एक्यूज को किसी भी केस में सजा में रेमिशन का अधिकार है 20 साल के बाद छूटने का। लेकिन अल्टीमेट बात वही है कि वो जो है जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने या स्टेट ने तय की है और बोर्ड उसको उसका अधिकारी मानता है कि नहीं मानता, वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट। तो इसलिए जो प्रोसेस है जो रेमिशन, सेंटेंस रेमिशन का जो प्रोसेस है उसको कितनी गंभीरता के साथ एग्जामिन किया गया है, उसके लिए क्या एविडेंस है, सुपरिटेंडेंट की क्या रिपोर्ट है, उस आदमी की कार्यकलाप पर क्या रहा है, क्या अभी भी उसके बाहर कनेक्शन है, क्या अभी भी वो जो है समाज में खतरा पैदा कर सकता है, ये सब चीजें देखी जाना बहुत जरूरी है। तो ये 14 साल या 20 साल मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इशू मेरी नजर में जी। मनोज जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, अब आपने सुन लिया। आजाद जी, आपने भी सुन लिया होगा संजय जी को। रविंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी पब्लिक मीटिंग में मुख्यमंत्री जी जनता को अटैच कर रहे थे, बोल रहे थे, तो वहां से शोर मचाया गया कि आनंद मोहन को रिलीज किया जाए। तो वो सुनने लगे कि जनता क्या डिमांड कर रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लगे हैं, हम नया सिस्टम ला रहे हैं और आपकी बात हमको समझ में आ रही है, हम जल्दी ही काम करने वाले हैं, हम 2 साल से लगे हैं इस काम में। तो मेरा मानना ये है कि उसका मैसेज क्या जाता है, उसका मैसेज ये जाता है कि वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में पूरा का पूरा गेम घुमाया गया और उसको रिलीज किया गया, क्योंकि चुनाव सिर पर है।
कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट के त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। आपके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, आपके गठबंधन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए सवाल कि कल को किसी को रिहा करवाना हुआ, बीच में जनता के खड़ा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, आपने कर दिया। रवीन जी, एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत वो रिलीज हुए हैं। उसमें आम और खास का जो मौता था उसको खत्म किया गया। भाई किसी का अगर मर्डर हो जाता है जी, और संजय जी आ रहे होती है तो उसको 20 साल के बाद 14 साल में छूट जाता है। ठीक अगर है। किसी की संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी बात रखिए। जी सॉरी, मैं उनको बीच में मैं सिर्फ एक बात और बोलना चाहता था कि ये जो कानून व्यवस्था में जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है जी, तो हमेशा ही उसका परिणाम बुरा रहता है जी। अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें पैरेलल जो है ड्रॉ करने में मुझे बहुत तकलीफ है। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अबव द बोर्ड नहीं है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल इमीडिएट आपको कोट करना चाहूंगा। जब भी हरियाणा में चुनाव होते हैं या हरियाणा के आसपास कभी चुनाव होते हैं, डेरा सच्चा सौदा के जो गुरु राम रहीम हैं उनको बाकायदा पैरोल पर 1 महीने 2 महीने के लिए बाहर लाया जाता है और उनको जो है बाकायदा फ्री उनको सिक्योरिटी दी जाती है और उनको बाकायदा उनको घूमने दिया जाता है। जी, एक बहुत अच्छी बात जो आपके उनके खिलाफ जो है यौन शोषण से लेके मर्डर से लेके सब आरोप सिद्ध हो चुके हैं, वो सजा काट रहे हैं उन आरोपों। तो ये बड़ी एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है इस देश की कानून व्यवस्था के लिए कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन जब अदालतों में और पब्लिक स्फीयर में पॉलिटिकल डिसीजन में जब दिखने लगेंगे, जिसका इफेक्ट जो है जुडिशियल सिस्टम पे पड़ेगा, तो वो बहुत बुरा, एक आम साधारण नागरिक के लिए बहुत बुरा दिन होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये खास बात जो निकल कर सामने आई कि कानून में हस्तक्षेप, इसके परिणाम जो है वो ठीक नहीं होते आम जनमानस को लेकर अगर देखा जाए। इसलिए सियासतदानों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो जनता के बीच एक संदेश जाता है, क्योंकि कहते हैं ना ये पब्लिक है, सब जानती है। आधारभूत ढांचे को ठेस ना पहुंचाई जाए, जनमानस को ठेस ना पहुंचाई जाए, ऐसे भी काम नहीं किए जाने चाहिए जो कभी कभी आप जिन लोगों को रिहा करवाते हैं, जिन पर आपका हाथ होता है, वही कल को आपके लिए कहीं भस्मासुर ना बन जाए। ये तमाम ऐसे एग्जाम्पल भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, उनसे हमें सीख ले लेनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी लाइन बोली यहाँ पर बंसल जी ने कि कानून में हस्तक्षेप हमेशा बुरे परिणाम लेकर आता है। तो हमने यही समझने की कोशिश की, बाकी तो जनता के हवाले। जब वोट पड़ेंगे तो किसको कितना फायदा मिलेगा ये भी साफ हो जाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।